में हमने बीएमआई तक देखा था, बॉडी मास इंडेक्स तक देखा था। अब हम लोग उससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि टेबल 1.6 में देखेंगे सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नाइबर्स फॉर 2013। ये पुराना डेटा है, अभी 2020 आ चुका है, तो हो सकता है कि मैं ये डेटा को अपडेट करा दूं। फिर भी रेफरेंस के लिए 2013 का डेटा जो है वो जानना ज़रूरी है। यहाँ ये बात मैं साफ कर दूं कि एग्ज़ाम में किसी भी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, छोड़ के चल सकते हैं, इतनी कम है। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ेंगे, देखते हैं। कंट्री को देखेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम को देखेंगे कि ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है पर कैपिटा, यानी 2011 में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स जो है पॉपुलेशन की, वो देखेंगे कितनी है। और HDI देखेंगे, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, रैंक इन द वर्ल्ड जो है वो देखेंगे। HDI यहाँ पर है, तो इन सब को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा छोटा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है 2011 की, तो ये है 9,250। इंडिया की हम लोग देखें तो 5,150। म्यांमार की हम लोग देखें तो 3,998। पाकिस्तान की देखें तो 4,652। नेपाल की देखें तो 2,194 और बांग्लादेश की देखें तो 2,713। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे जो खराब हालत है, ठीक है ना, यहाँ पर वो है नेपाल की। नेपाल की हालत सबसे खराब है ग्रॉस नेशनल इनकम में, जीएनआई में। जो पर कैपिटा है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी मतलब हुआ परचेजिंग पावर पैरिटी, ये डॉलर के अकॉर्डिंग इसको पीपीपी हम लोग लेके चलते हैं। ये जब मैं क्लास लूँगा और मैं जीडीपी जीएनपी एनएनपी कैलकुलेशन करूँगा कभी भी क्लास में, तो वहाँ पर मैं अच्छे से बता दूंगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। बहुत डीप में नहीं जाना, क्लासरूम में जो मैं बताऊंगा उसको नोटबुक में मत लिखना उस समय, उसको ये नॉलेज के लिए रहेगा, आगे ये पूछा नहीं जाएगा कहीं भी। अगर जब तक कि इकोनॉमिक्स लेके आगे नहीं पढ़ते तब तक कभी नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है जीएनआई में। तो वो सबसे अच्छी जो कंडीशन है वो है श्रीलंका की, ये 9,250 है। इसको हम अच्छा बोलेंगे, ये बढ़िया कंडीशन है। फिर हम लोग देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कितने साल तक लोग जीते हैं। तो श्रीलंका में 74.3 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी 74 साल से ऊपर के लोग मरते हैं। भारत में 66.4 है। म्यांमार में 65.2 है। पाकिस्तान में 66.6 है। नेपाल में 68.4 है और बांग्लादेश में 70.7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अच्छी कंडीशन जो है वो श्रीलंका की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। श्रीलंका में ज़्यादा लोग जीते हैं। इसके बाद जो अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है बांग्लादेश की। इसके बाद जो अच्छी है वो है नेपाल की। और इसके बाद जो है पाकिस्तान की है। और फिर जो है इसके बाद भारत की है। सबसे खराब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो म्यांमार की है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने देखा। फिर हम देखते हैं लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। साक्षरता दर को हम लोग देखें तो जो 15 साल से ऊपर के लोग कितने जो है साक्षर हैं, तो हम लोग देखें श्रीलंका की कंडीशन बहुत अच्छी है, 91.2% लोग साक्षर हैं। और म्यांमार की स्थिति भी बहुत अच्छी है, 92.7% है। भारत में मात्र 62.8 है, ठीक है। और बाकी का तो हम लोग देख ही रहे हैं। और HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है वर्ल्ड में, उसमें हम लोग देखें तो श्रीलंका की 73 है, इंडिया की 135 है, म्यांमार की सबसे अच्छी है 150 है, ठीक है ना। म्यांमार की सभी 150 है। तो ये बेसिक चीज़ें हम टेबल को देखते चलेंगे। ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 की है। हो सकता है लेटेस्ट डेटा मैं फिर से बताऊं, अभी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इसके नोट्स को देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन एबव टेबल आर आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन ऑल। 177 देश दुनिया में, उससे ज़्यादा ही है लेकिन मेन 177 देश के ऊपर में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी at birth denotes, as the name suggests, average expected length of life of a person at the time of birth। जन्म के साथ मृत्यु तक का जो सफ़र होता है उससे निकालते हैं ये।
per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. देखिए, अगर हम डॉलर के फॉर्म में अगर हम इसको देखेंगे ना, तो हमारी कमाई बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग पीपीपी लगाते हैं, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि $1 जितना सामान खरीद सकता है अमेरिका में, 70 रुपये उससे कहीं ज़्यादा सामान खरीद सकता है इंडिया में। $1 बराबर कितना होता है? 70 रुपये। तो $1 से जितना सामान हम लोग अमेरिका में खरीद पाते हैं, 70 रुपये में भी उतना ही सामान मिलेगा क्या इंडिया में? नहीं, ज़्यादा सामान मिलेगा। तो उस तरह से हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी लगाते हैं और तब हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट नज़र आती है। हम लोग अगर डॉलर के फॉर्म में ही अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मामला बहुत उल्टा हो जाएगा। यही कारण है कि जो लोग विदेश में नौकरी करते हैं ना, उनकी वैल्यू पैसे की यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से क्लासरूम में देखेंगे। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि एक छोटा सा देश श्रीलंका जो है हमसे काफ़ी चीज़ों में आगे है और हमारा इतना बड़ा कंट्री जो है वो इतना लो रैंक है उसका। टेबल 1.6 also shows that though Nepal has less than half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy rate. अब देखना है नेपाल का, जहाँ नेपाल में प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग आधी है, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो ज़्यादा है और इसके अलावा वहाँ शिक्षा भी है ना, वो भी भारत से ज़्यादा है। Many improvement has been suggested in calculating SDI and many new components have been added to the Human Development Report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. अब हम लोग देखते हैं एस है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग एक ही डायमेंशन को हम लोग मेजर नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे डायमेंशंस को देख के तब रैंक दिया जाता है। डायमेंशंस देखा जाएगा कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। 7 साल से ऊपर के बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ से ये रेट निकाली जाती है। इसके अलावा हेल्थ लोगों का कैसा है, यानी बॉडी मास इंडेक्स कितना है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, और इसके अलावा कितने लोग जो है वो 10th या उसके बाद भी पढ़ते हैं, और बाकी कई सारे फैक्टर्स के द्वारा HDI निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें वेरी करने लगती है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों का जो है समावेश होना चाहिए, जैसे कि मेजरमेंट में जैसे कि भारत के लोग हैं, भारत के लोग कितने खुशी हैं, है ना। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना, GNH को भी शामिल किया जाना चाहिए, है ना, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, क्योंकि कितने लोग खुश हैं ना, उससे भी डेवलपमेंट को मेजर किया जाना चाहिए। मैंने अपना व्यू दिया है, आप लोग अपने अपने व्यू बताएंगे कि क्या व्यू है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, बहुत तगड़ी बात है ये, इसको बस घोटा लगा देना है, नहीं होगा यहाँ पर बढ़िया डिफिनेशन तो मैं अलग से डेफिनेशन है वो क्लासरूम में लगा दूंगा, लिखा दूंगा, तो उसको भाई घोटा लगा देना, लाइफ टाइम वो बहुत काम करेगी वो, ठीक है ना। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. चलिए मैं मूलभूत बातें बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अभी सारा कोयला खोद लें, सारा तेल उठा जाएं और सब कुछ को ख़त्म करके जो है एक शानदार जो है लाइफ स्टाइल लोगों की बना दें और खूब तगड़े से जिए। वो डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट का ये मतलब है कि आप उतना ही निकालें प्रकृति से जितना कि फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे जो है वो भी इस्तेमाल कर सकें। आप समझ गए बात को। चलिए मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर हम लोग खूब मात्रा में तेल का इस्तेमाल करें, खूब ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करें,
तो मैक्सिमम 40 साल में तेल की आखिरी बूंद ख़त्म हो जाएगी। तो हमने मोटर गाड़ी ले ली और हमने खूब अंधाधुंध जो है इस्तेमाल किया तेल का, और 40 साल बाद हमारी जो मोटर गाड़ी है वो अब नहीं चलेगी। 40 साल तक हो सकता है कि मैं जी लूँ, हो सकता है मैं नहीं जीऊँ, लेकिन मेरे बच्चे और उनके बच्चे 40 साल के बाद भी होंगे, तो क्या उनके पास मोटर गाड़ी के अलावा कोई और चीज़ अल्टरनेट है जिससे वो सफ़र करें? अभी मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आराम से रोड पे सफ़र करता हूँ, और 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में मैं उड़ के किसी और देश में जा सकता हूँ। लेकिन जब बच्चे आएंगे, जब आगे फ्यूचर जनरेशन होगी, तो क्या इसी रफ्तार से वो आगे चल पाएंगे? क्या वो बाकी चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे? तो ये सोचना भी हमारा काम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो यही फंडा है कि हम जो कुछ भी यूज़ करें वो इस हिसाब से यूज़ करें कि हमारे जो बाकी बच्चे हों और उनके बच्चे हों, उनके लिए भी बहुत रिसोर्सेज बचा रहे। जैसे कि बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। हमने जो है अपने दादाओं परदादाओं से जो है ये जो है सारा जो वर्ल्ड को नहीं लिया है, ठीक है ना, हमने इसको उधार लिया है। किससे? तो अपने बच्चों से। चलिए अपने बच्चों के लिए छोड़े भाई सब लोग। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रो द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल 1 में ग्राउंड वाटर इन इंडिया। बहुत बढ़िया। अब ग्राउंड वाटर इंडिया की हम लोग देख लेते हैं। Resident evidence suggests that the groundwater is under serious threats of overuse in many areas of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one third of the country is overusing the groundwater reserves. In other 25 years, 60% of our country would be doing the same in the present way of using the resource constitutes. Groundwater overuse is particularly found in the agricultural purpose region of Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of Central and South India, some coastal areas, and the rapidly growing urban settlements. अब एक चीज़ मैं बताऊं, मैं लबोलुआ बताऊं कि अभी देखा गया है कि 20 सालों में जो भारत में जो ग्राउंड वाटर है वो एवरेज जो है 4 मीटर नीचे चला गया है। यानी कि हम लोग पानी का ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जितना पानी हम लोग निकालते हैं उतना पानी ज़मीन के नीचे में नहीं जा पा रहा है, तो एक परेशानी पैदा हो गई है। अब लोग हम क्वेश्चन देखते हैं, वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज। बाहर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कारण से जो है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है। जैसे खेती में बहुत ज़्यादा पानी यूज हो रहा है, ठीक है ना, जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज हो रहा है। और इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जो शहर है, शहर में जैसे अब लोग वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो बड़ी मात्रा में पानी उसमें यूज हो जाता है। टॉयलेट्स में जैसे पहले एक लोटे में काम चल जाता था, हार्डली 2 लोटे में, लेकिन अब जैसे कि अगर एक बार आदमी फ्लश का बटन दबाता है तो 20 लीटर पानी जो है वहाँ भी खर्च हो जा रहा है। इसके अलावा लग्जरी लाइफ है तो लोग मोटर चला देते हैं, खूब नहाते हैं, तो क्या होता है, इन सब कारणों से पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कैन देयर बी ए डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़? क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट है जो ओवर यूज़ के बिना हो सकता है? ठीक है, ज़रूर हो सकता है। हम लोग ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो ऐसा हो सकता है। जैसे 1 चम्मच पानी में भी वॉशिंग मशीन पूरे कपड़े धो सकती है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का एक टेक्निक आ गया है। खैर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मैं साइंस के टर्म्स को इंक्लूड नहीं करूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर जो है वो नवीकरणीय रिसोर्सेज का उदाहरण है। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even their resources may be overused. For example, in the case of groundwater, we have used more than what is being replenished by rain. Then we would be overusing these resources. Now, renewable resources are those which will be exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted, है ना। देखो मैं इसका लबोलुआब बता देता हूँ, इसके अंदर में नहीं घुसते हैं, ठीक है ना भाई। ग्राउंड वाटर में जो है ना, ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार आना जाना चीज़ है, ठीक है, वो हमेशा जो है रिचार्ज होता रहेगा।
लेकिन ज़्यादा यूज होने से हमें कई तरह की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कि हॉन्टेड सिटीज़ इन अमेरिका, है ना, हॉन्टेड सिटीज़ इन यूएसए। मेरा दोस्त है संदीप सिंह परमार, यूएसए में है वो अभी और वहीं जॉब करता है, तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी, कभी क्लासरूम में मैं साझा करूंगा। तो उस वो हॉन्टेड सिटीज़ घूमने गए थे, यानी कि बड़ी बड़ी सिटीज़, दिल्ली इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ या दिल्ली से थोड़ी आधी सिटीज़ भी बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे पहले लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे क्या ज़मीन के नीचे पानी ख़त्म हो गया, तो उन लोगों ने धीरे धीरे उस जगह से पलायन करना शुरू किया और वो पूरी की पूरी सिटी जो है वो खाली हो गई। ऐसी सिटी की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग अगर नहीं सुधरे तो हमारे भारत में भी हो जाएगी। कुछ सिटीज़ को तो मैंने देखा है, जैसे रणथंबोर, राजस्थान में पहले रणथंबोर एक किला था, राजे महाराजे वहाँ रहा करते थे, वो जंगलों में है। वो इसलिए क्योंकि रणथंबोर में बहुत बड़ी आबादी को वहन करने के लिए ग्राउंड वाटर नहीं है। इसी तरह कई शहर हैं जो ऐसे ही उजड़ गए। जैसे एक हम लोग एक और सिटी की हम लोग बात करें जहाँ पे, जिसको हॉन्टेड विलेज बोलते हैं, पाली, पाली ब्राह्मण्स वहाँ रहा करते थे, लेकिन अब वो जगह खाली है। बहुत अच्छा जगह का नाम है, ये जोधपुर के साइड कहीं पर है, तो हम लोग उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। For example, crude oil that we extract from the earth is a non-renewable resources. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Exploring are being undertaken all the time. अब क्रूड ऑयल का तो भाई एग्जांपल है कि क्रूड ऑयल अगर हमने निकाला ज़्यादा तो वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो हमें ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है जो कि बहुत लंबे समय तक जो है वो हमारा साथ दे और बार बार जो रेन्यू हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सोलर प्लांट बैठा लें, अगर सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज़ करने लगे तो सोलर एनर्जी हमें लंबे समय तक जो है वो एनर्जी देती रहेगी। अब सूरज तो बहुत दिनों तक रहना है, ठीक है ना, सूरज तो कब वाइट ड्राफ्ट बनेगा और कब जो है वो उसका डेथ होगा ये तो हम जान नहीं रहे हैं, प्रॉपर नहीं जान रहे हैं, उसमें तो हज़ारों साल लाखों साल हैं उसमें बाकी। तो सन बहुत अच्छा रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज हो सकता है। बाकी और भी रिसोर्सेज हैं, बताना है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लुक एट द फॉलोइंग डेटा फॉर क्रूड ऑयल। अब देखना है कि एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल रिजर्व्स को हम लोग देखते हैं, जैसे रीजन और कंट्री में। और रिजर्व्स 2013 में कितना है, 1000 मिलियन बैरल्स। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, और कितने सालों के बाद ये ख़त्म होगा। हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करें तो 808.5 जो है मिलियन बैरल्स यहाँ पे तेल मतलब अवेलेबल है, और 78.1 ईयर्स में ये ख़त्म होगा। अब ये बताना है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक बराबर हाउ मच लीटर, कितना लीटर होता है, ये मुझे बताना है कमेंट में। और नहीं तो मैं बता दूंगा, आज तक गूगल का ज़माना है, खट से एक बटन दबाओ और पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुझे बताना है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है 44.2 मिलियन बैरल्स तेल है, जो 12.1 साल में ख़त्म होगा। और जो पूरे वर्ल्ड में है वो 1687.9 मिलियन बैरल्स तेल है, जो कि 53.3 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग अपनी मोटर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? हम लोग तो रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे ये बच्चे और ये उनके जो बच्चे होंगे उनको वो कैसे गाड़ी चलाएंगे? ठीक है, तो हम लोग देखें कि अब सोर्स क्या है इसका, बीपी स्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी जून 2014 की रिपोर्ट के सोर्स है इसका। अब हम लोग देखते हैं कि टेबल गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, कॉलम 1। More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reserve would last only 53 years more. This is for the world as a whole. However, different countries face different situations. Countries like India depends on importing oil from abroad because of they do not have enough stocks of their own. If prices of oil increases, this become a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military or economic power. The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development. देखिए मैं लबोलुआ बताऊं कि जैसे कि ये राइटर बोल रहा है कि अमेरिका में जहां तेल के रिजर्व कम है, वो अपने तेल को श्योर कर लेना चाहता है अपने इकोनॉमिक यानी आर्थिक संसाधनों के लिए, और दूसरा जो है मिलिट्री यूज करने के लिए, ताकि वर्ल्ड पे उसकी दाग जमी रहे। और भारत में
मैक्सिमम जो हम तेल यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट के जरिए, तो इंपोर्ट में भारत का काफ़ी पैसा जाता है तेल का। हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी ज़रूरत का 83 टू 84% तेल जो है वो पूरे वर्ल्ड से हम लोग इंपोर्ट करता है भारत। और बाकी उसका बहुत कम मात्रा में तेल है जो बॉम्बे हाई वगैरह से निकलता है। तो भारत के लिए परेशानी बन जाती है जब तेल के दाम उछाल मारते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अभी तो काफ़ी लो रहे हैं काफ़ी, तो अभी राहत की बात है, फिर भी नुकसान तो है ही। अब डिस्कस करना है, इफ़ क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री, डिस्कस। अब ये करा है, इज़ क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री, डिस्कस। भाई क्रूड ऑयल तो बिल्कुल ज़रूरी है, और हम लोग जानते हैं बिना क्रूड ऑयल के तो हम लोग ना मशीन चला सकते हैं, ना ट्रेन चला सकते हैं, नो नहीं हम अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है हम अपने यहाँ इंजन तो बनाते नहीं हैं। इंजन का मैक्सिमम कंपोनेंट हम इंपोर्ट करके अपने असेंबल करते हैं। तो वैसे कंडीशन में डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की भरमार है हमारे यहाँ। और एविएशन इंडस्ट्री है वो भी उसी पे चलती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक तो हम तेल पे ही डिपेंड है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेना है थोड़ा, और भी बहुत सारा पहलू है। क्या घर में भी हम लोग यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में बिल्कुल पेट्रोलियम यानी कि डीजल का इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे सेक्टर्स में हमारा जो है इस्तेमाल होता ही होता है। और बी को हम लोग देखते हैं, इंडिया हैज़ टू इम्प्रूव इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द एबव सिचुएशन। ठीक है ना, इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, तो ऐसे सिचुएशन में कंट्री जो है वो उसके बारे में बताना है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने मन से देख लेना है भाई। मैं वैसे क्लासरूम में बता दूंगा। क्या मेरा चश्मा नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है, स्क्रीन को जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन उसी तरह मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, अंदाज से मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे वैसे याद है पूरा चैप्टर ही। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, our future is linked together, sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. All at all times, a member of society and individuals, we need to ask where we want to go, what is what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development countries, चलिए यहीं तक, एक मिनट है ना, डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज है ना, कंट्रीज नहीं है कंटिन्यूज है, मैंने गलत पढ़ लिया था, डेवलपमेंट कंटिन्यूज। मतलब मैं लबोलुआब बताता हूँ, ठीक है ना, कि मैंने पहले ही बताया था जब शुरुआत में जब क्लासेस ली थी तो मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच जो है ना काफ़ी बड़ी अभी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, सस्टेनेबल ग्रोथ है ना, कि हमारा ऐसा विकास जो कि अभी तो विकास हो ही रहा है लेकिन इन फ्यूचर में भी वो विकास मेंटेन रहे, उसको बोलेंगे सस्टेनेबल विकास। जो हम आज जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसको ऐसे रिसोर्स को यूज़ करें कि फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए भी वो रिसोर्स वैसे ही अवेलेबल रहें जैसे आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ है। तो हम लोग ये डिबेट जो है अपना जो है कंटिन्यू करेंगे और अपने इन्वायरमेंट को भी जो है वो सुधारते रहेंगे। वैसे मैं खास बात बता दूं कि अभी लेटेस्ट में जो ये जो कोरोना माता आई है ना, तो कोरोना माता ने इन्वायरमेंट को तो काफ़ी कुछ सुधार दिया है। ठीक है, और अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो लेकिन इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा ही है। अब बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप घर बैठे अगर पढ़ाई कर पा रहे हैं और खूब पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर पे बैठ के अगर नहीं पढ़ रहे हैं तब तो भाई बहुत बेकार है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाने वाला है और आपको पूरे वर्ल्ड से अपनी कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि आप कितना जानते हैं, पूरा वर्ल्ड कितना जानता है। ऐसे में आप बहुत कठिनाई में आ जाएंगे। तो भैया अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कभी कम ना करें, बिल्कुल पढ़ते रहें। और चलिए एक्सरसाइजेज को हम लोग देख लेते हैं। ये एक्सरसाइजेज खुद बना लेना है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, और क्योंकि मेरा चश्मा नहीं है तो ये छोटा अक्षर में पढ़ नहीं पा रहा ठीक से, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे बहुत आराम से। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस सारे क्वेश्चंस को करके लाना है घर से। ठीक है, देख लो ना एक बार, है ना, शायद 8 तक, 3 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है।
कोई चीज़ अगर छूट उट गया होगा तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको एक बार ज़रूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी चीज़ें होगी, और कोई चीज़ अगर नहीं मिले तो कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसके जवाब दूंगा, ठीक है। टेंथ के बच्चे हो, घर पे बिल्कुल पढ़ो, ठीक है ना। मेरा नंबर भी है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। तो मैं अपने, एक मिनट, मैं अपने नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। 9352330987, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप ही करना भाई, है ना, व्हाट्सअप ही करना, कॉल मत करना। मैं कॉल उठा नहीं पाता हमेशा ही, कई बार रिकॉर्डिंग में होता हूँ, कई बार कहीं होता हूँ। तो मैं जब भी मेरी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मैं सवालों के जवाब दे दूंगा, क्वेश्चन के आंसर पीडीएफ कर दूंगा, या बता दूंगा कि कैसे कहाँ पर मैंने उसको दे रखा है। टेंथ के बच्चों हो, समय बिल्कुल वेस्ट मत करना, तुरंत एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा, थोड़ा डीप में नॉलेज होगा, आंसर लिख पाओगे। नहीं डीप में नॉलेज होगा, कई बार होता है जो क्वेश्चन सीबीएसई जब स्तरीय पूछ लेगा तो उसमें फंस जाओगे, ठीक है ना। वो अलग बात है कि लूज मार्किंग होती है कई बार, लेकिन जब लिखोगे नहीं आंसर तो मार्क्स कहाँ से देगा टीचर। तो इतना जानो, इतना जान के रखो कि भाई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए